अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती की तहत मैंग पांडे जी की किताब प्लान पीड़ा प्रेरणा से एक सच्ची घटना कोरोना काल की मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। उससे कबल चंद मिसरे समाज फरमाने कि वो क्या दिन थे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे, न पैसे की सोच और ना लाइफ के फंडे, न कल की चिंता और ना फ्यूचर के सपने। अब कल की फिक्र और अधूरे सपने, मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने, मंजिलों को ढूंढते हम कहाँ खो गए, न जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए। वो क्या दिन थे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे, न पैसे की सोच और न लाइफ के फंडे, न कल की चिंता न फ्यूचर के सपने। अब कल की फिक्र और अधूरे सपने, मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने, मंजिलों को ढूंढते हम कहाँ खो गए, न जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए, न जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए। और दो मिसरे और देखें कि रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था। रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े। इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। आइए मैंग पांडे जी की किताब प्लान पीड़ा प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, उसमें से एक बाब मैं पढ़ता हूँ और आप सुने। गुल्लक सपनों का मूर्त रूप। गुल्लक के पैसों से 3 मजदूरों को हवाई जहाज से उनके गांव भेजा। कोरोना संक्रमण में घोषित लॉकडाउन ने सबकी स्वतंत्रता छीन ली, चाहे बड़े हों या बच्चे। सड़कों पर मजदूर माँ बाप के साथ चलता बच्चा अपने घर की दहलीज तक जाने को लेकर परेशान था, और घरों की 4 दीवारों में कैद बच्चा स्कूल, खेल, मौज मस्ती से दूर घर की उस दहलीज से बाहर न जा पाने को लेकर दुखी था। इन दोनों बच्चों का बाल मन व्यथित था, चिंतित था, पर किसी से वो ज़्यादा कह नहीं पा रहा था। वो बस इतना ही पूछकर शांत हो जाता था कि कब खुलेगा लॉकडाउन, कब खुलेगा लॉकडाउन, कब जाएगा ये कोरोना। लॉकडाउन में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी घरों में कैद हो गए। शुरुआत में तो बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल बंद होने की अपनी एक खुशी थी, होमवर्क का टेंशन नहीं था। माँ बाप दादा दादी सब घर में थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ऊबने लगे और चिड़चिड़े भी हो गए। बचपन चंचलता का दूसरा रूप होता है। खेलना कूदना धमा चौकड़ी करना बच्चों का स्वाभाविक गुण है। आप 2 बच्चों को 5 मिनट तक सोफे पर चुपचाप नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि बाल स्वभाव नटखट और चलमान होता है। लॉकडाउन ने इन बच्चों से उनकी स्वतंत्रता छीन ली। बड़े बच्चे तो थोड़ा बहुत समझ सकते थे कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन, पर छोटे बच्चे तो घरों में सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि माँ बाप ने बोला था। छोटे बच्चे तो घरों में सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि माँ बाप ने बोला था। कोरोना संक्रमण में हम सब, या यूँ कहें ये पूरा समाज, इन छोटे बच्चों का अपराधी है। हमने उनसे झूला, लुका छुपी, क्रिकेट, स्कूल, उनका आपस में प्रेम बस लड़ना झगड़ना सब छीन लिया है। कोरोना संक्रमण में हम सब, या यूँ कहें ये पूरा समाज, इन छोटे बच्चों का अपराधी है। हमने इनसे झूला, लुका छुपी, क्रिकेट, स्कूल, इनका आपस में प्रेम बस लड़ना झगड़ना सब छीन लिया है। हालांकि ये सब हमने जानबूझकर या दुर्भावना से नहीं किया, और ऐसा करने के पीछे इन बच्चों का ही हित था। पर अगर आप
बाल मन से सोचेंगे तो पाएंगे इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ। लॉकडाउन में बड़े लोग भी फिर भी टीवी देखकर, किसी से बात कर कर, साहित्य पढ़कर, पूजा पाठ या व्यायाम करके अपना समय गुजार रहे थे। पर समस्या इन बच्चों को आई कि उस समय में क्या करें। बच्चों की दिनचर्या में प्रमुख है पढ़ने के लिए स्कूल जाना या खेलने के लिए पार्क या दोस्तों के पास जाना। कोरोना के संक्रमण ने स्कूल भी बंद करा दिया और पार्क भी। अब बच्चे ना तो पढ़ने जा पा रहे थे और ना ही खेलने। लॉकडाउन में बच्चों से छिन गया झूला, तितली खेल। इस दौरान ज़्यादातर बच्चों ने माँ बाप से ये इच्छा जाहिर की कि कोरोना ख़त्म होते ही वो बाहर घूमने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, चाट खाएंगे या झूला झूलेंगे। इस आइसक्रीम, झूले और चाट के ना मिलने की पीड़ा वयस्क को उतनी नहीं थी जितने बच्चों की थी। हम सब के बचपन में माँ बाप को हमसे एक ही शिकायत अक्सर रहती थी कि ये कितना खेलता है, सारा दिन खेलता रहता है। पर समय चक्र देखिए, बच्चों के कितना खलेगा। इससे परेशान माँ बाप भी लॉकडाउन में ये सोचने लगे हैं कि भगवान, मेरा बच्चा पहले की तरह अब कब खेलने जाएगा। इस संक्रमण की एक मार तो लॉकडाउन में घरों में रह रहे बच्चों पर पड़ी और दूसरी मार उन बच्चों पर पड़ी जो अपने माँ बाप के साथ पलायन के संकट से गुजरते हुए सड़कों पर चल रहे थे। परिवार साथ में लेकर सड़कों पर पैदल, साइकिल, रिक्शा या लिफ्ट लेकर चलते मजदूरों के दर्द को सबने देखा, पर क्या किसी ने उनके साथ चल रहे बच्चे की पीड़ा महसूस करने की कोशिश की। मजदूरों के साथ चल रहे बच्चे या तो माँ बाप की गोद में थे या उनके साथ अपने नन्हे नन्हे कदमों से सड़कों पर चल रहे थे। उन नन्हे कदमों की कोमलता के बारे में सोचकर मन चित्कार उठता है। वयस्क माँ बाप ने दुनिया की तकलीफ़ें या तो पहले भी सही हैं या उनके बारे में सुना है, पर खेल कूद और मस्ती में दिन गुजारने वाले बच्चों को तो पता ही नहीं कि कोई इतना चल भी सकता है। कोरोना क्या है, लॉकडाउन क्यों किया गया। ये नन्हे तो बस माँ बाप जहाँ ले गए वहाँ गए, कभी उनके कंधे पर तो कभी उनके साथ चलते रहे। इसलिए ये समाज, हम सब इस बाल अवस्था के अपराधी हैं। हम अपराधी हैं घर में बैठे उन बच्चों का जिनका बचपन हमने इस लॉकडाउन में छीन लिया, और हम उस मासूम के भी अपराधी हैं जो माँ बाप के साथ भूखे प्यासे सड़कों पर चला जा रहा है। बच्चों का मन निश्चल होता है, सच्चा होता है। उनसे किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती, चाहे वो अपना हो या पराया। बच्चों का मन निश्चल होता है, सच्चा होता है, उनसे किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती, चाहे वो अपना हो या पराया। सन 1968 में आई फिल्म दो कलियां का ये गाना बच्चों की मनोदशा को सरल शब्दों में स्पष्ट करता है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चों की इसी सच्चाई, कोमलता और निश्चलता के लिए हम कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं। जैसे भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, निश्चल होते हैं, दयालु होते हैं, सारी गलतियां क्षमा कर देते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं। इनमें सांस्कारिक बातों की समझ भले कम हो, पर दूसरे की पीड़ा को ये तुरंत समझ लेते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे टीवी पर प्लान करते मजदूरों की ऐसी ही पीड़ा को देखकर द्रवित हुई नोएडा के रहने वाली निहारिका द्विवेदी सड़कों पर चलते मजदूरों के पैरों के छाले देखकर 8वीं में पढ़ने वाली इस बच्ची के मन में ये आया कि उनके लिए कुछ किया जाए। उसकी अंतर आत्मा इससे कहती कि इन मजदूरों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब हम सब की जिम्मेदारी है कि इनके लिए कुछ करने की।
एक दिन टीवी पर प्लान की कवरेज देखने के बाद निहारिका ने माँ सुरभि से पूछा, क्या हम फ्लाइट से ज़रूरतमंद लोगों को घर नहीं भेज सकते? माँ ने जवाब दिया कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे जो इन मजदूरों के पास नहीं है। इसके बाद निहारिका ने पिछले 2 साल से पैसे इकट्ठा किया हुआ अपना गुल्लक माँ को दिया और कहा, इसमें जितने पैसे हो सब खर्च करके मजदूरों को फ्लाइट से घर भेजो। गुल्लक में बच्चे पैसे ही नहीं, स्वप्न भी इकट्ठा करते हैं। धन संचय के गुण और पैसे के महत्व को समझाने के लिए हम बच्चों को गुल्लक देते हैं। बचपन में गुल्लक में पैसे बचाने की आदत के कारण हम बड़े होकर आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए किसी बॉन्ड या LIC में हर महीने कुछ न कुछ जमा करते रहते हैं। बच्चों को बचत का गुण सिखाने का सबसे आसान तरीका है गुल्लक। बच्चों को बचत का गुण सिखाने का सबसे आसान तरीका है गुल्लक। आज भी देश के अधिकांश परिवारों में ये परंपरा है कि जब मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ धन देकर जाते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह में भी कई रिश्तेदार बच्चों को पैसे देते हैं। छोटे बच्चे ये पैसे तुरंत माँ बाप को दे देते हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें पैसों का महत्व पता चलता है, उनके अपने शौक विकसित होते हैं, उस समय माँ बाप बच्चों को गुल्लक के जरिए बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने गुल्लक से बच्चों को का बहुत आत्मीय लगाव होता है। वो इसके प्रति काफ़ी इमोशनल होते हैं। कोई बाहरी बच्चा उसे छू भी ले तो नाराज़ होते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि गुल्लक किसी बच्चे की पहली स्व-अर्जित संपत्ति होती है। क्योंकि गुल्लक किसी बच्चे की पहली स्व-अर्जित संपत्ति होती है। वो इसके द्वारा पाई पाई जोड़कर इकट्ठा की गई संपदा होती है जिस पर वो अपना मालिकाना हक समझते हैं। एक बच्चे की हर ज़रूरत के लिए उसके माँ बाप होते हैं, पर गुल्लक एक ऐसा माध्यम है जिसमें पैसा इकट्ठा करते वक्त बच्चे उनसे क्या खरीदना है ये सोचते रहते हैं। आप किसी बच्चे से पूछो कि वो गुल्लक के पैसे से क्या खरीदेगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने वही चीज़ खरीदने का सपना देखा है जो उसके माँ बाप ने उसे नहीं दी है। चाहे उसके पीछे उस वस्तु का महंगा होना या गैर ज़रूरी होना या कोई अन्य कारण हो, पर जिस वस्तु को उसे सबसे ज़्यादा अभाव होगा वही वस्तु बच्चा गुल्लक के पैसे से खरीदने की सोचता है। असल में गुल्लक बच्चों के सपनों का मूर्त रूप है। असल में गुल्लक बच्चों के सपनों का मूर्त रूप है। ये बच्चों का वो सपना है जो वो खुली आंखों से लंबे समय तक देखते हैं और इससे पूरा होने पर उन्हें गर्व का अनुभव होता है। गुल्लक बच्चों का पहला आर्थिक निवेश होता है। गुल्लक बच्चों का पहला आर्थिक निवेश होता है जिससे उनको बहुत लगाव होता है। ऐसा ही लगाव निहारिका को भी अपने गुल्लक से था। पिछले 2 साल से वो इस गुल्लक में अपने सपनों को भरे जा रही थी। वो इस बच्ची की पहली संपत्ति थी और इसमें जमा पैसों से उसने कई चीज़ें खरीदने की सोची थी, पर मजदूरों की पीड़ा ने निहारिका को इतना द्रवित किया कि उसने अपने गुल्लक में जमा 48,000 रुपये मजदूरों को फ्लाइट से घर भेजने पर खर्च करने का फैसला किया। बेटी निहारिका की ये सोच देखकर माँ गर्व से फूली न समाई। उसके बाद इस परिवार ने आसपास के उन मजदूरों के बारे में पता लगाना शुरू किया जो अपने घर जाना चाहते थे और पैसों के अभाव में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे 3 ज़रूरतमंद गरीब मजदूर मिले जो लॉकडाउन में पैसों की तंगी के कारण फंसे हुए थे और इनमें से एक कैंसर का मरीज था। पिता की तरह मजदूरों के प्रति बाल मन में सम्मान। यहाँ बाल मन की साफगोई और विनम्रता देखिए। अगर किसी वयस्क को आज 48,000 रुपया देकर मजदूरों को घर भेजने पर खर्च करने को बोले तो वो उन्हें बस ट्रेन या टैक्सी से भेजने पर विचार करेगा ताकि ज़्यादा लोग जा सकें। पर निहारिका के मन में निश्चलता देखिए। उसे मजदूरों को आराम से घर भेजने में रुचि थी, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजने की। उसका उद्देश्य था कि जितने भी मजदूरों को भेजें आराम और ठाठ से भेजें। ऐसे भेजने का सबसे अच्छा तरीका है फ़्लाइट। इसलिए निहारिका ने मजदूरों को फ़्लाइट से भेजने का फ़ैसला किया। असल में बच्चे जो भी करते हैं साफ दिल से निश्चल होकर करते हैं। सो उसने मजदूरों को भेजने का भी सोचा तो फ़्लाइट से ही, पैदल या ट्रेन से नहीं। अगर निहारिका अपने माँ बाप को दिल्ली से झारखंड भेजती तो फ़्लाइट से ही भेजती ताकि वो आराम से जाएं और
जल्दी पहुंच जाएं। उसी तर्ज पर जब उसने मजदूरों को भेजने का निर्णय लिया तो फ़्लाइट चुना, क्योंकि बच्चे अपने पराये का भेद नहीं करते, वो जिसे भी प्यार करते हैं निस्वार्थ करते हैं। इन मजदूरों के प्रति निहारिका के मन में भी गंगा की तरह पवित्र प्रेम था। निहारिका के पैसों से 3 मजदूरों को फ्लाइट से दिल्ली से झारखंड भेजा गया। झारखंड हमारा प्रदेश है, मेरा प्रदेश है। निहारिका की सोच ने दिल्ली के सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल चल रहे मजदूरों के पैरों में पंख लगा दिए। अपने इस काम के बाद निहारिका ने मीडिया से कहा, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब संकट के समय हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज की मदद करें, जो समाज ने दिया है उसे वापस करें। निहारिका की ये परोपकार की सोच अगर बड़े लोग भी समझ लें तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। इस 12 साल की बच्ची ने इतनी बड़ी बात इतने आसान शब्दों में कह दी कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाज ने हम सबको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत कुछ दिया है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाज ने हम सबको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत कुछ दिया है। अगर संकट के समय हम समाज द्वारा दिए गए को वापस करने की भी सोच कर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे सच्ची कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं है। बहुत ही उज्जवल भविष्य है निहारिका का। उसके पास समाज के अंतिम मानव के लिए इतनी संवेदना है और ऐसे सच्चे होनहार बच्चों को दम पर ही देश का उज्जवल भविष्य टिका है और ऐसे ही होनहार बच्चों के दम पे ही देश का उज्जवल भविष्य टिका है। बिल्कुल सही बात है। मयंक पांडे जी ने बड़े मार्मिक अंदाज में और कई अहम संदेश इसके साथ समाज को देने का काम किया है। एक तो मयंक पांडे जी बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उन्होंने जो प्रयाण पीड़ा प्रेरणा में कोरोना काल की जो 50 घटनाएं और सच्ची घटनाएं इसमें प्रस्तुत की, उन तमाम के पीछे एक पैगाम है, एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश है कि समाज को इन अच्छाइयों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए और बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने से और अपने तौर पे करना चाहिए। अगर ये हर कस्बे, हर शहर, हर इलाके और हर जगह शुरू हो जाए तो मुल्क या हमारा पूरा देश और आगे चलकर दुनिया बेहतर हो सकती है और बेहतर हो सकती है। और इन्हीं चंद अपने मुझे कुछ ये बातें कहना अच्छा लगा तो मैंने वो उस सार में ये बातें कह दी हैं। और एक और अच्छी खुशखबरी आपको बता दें कि बहुत ही अनकरीब कोरोना काल की ये 50 सच्ची कहानियाँ प्रयाण पीड़ा प्रेरणा मयंक पांडे जी की किताब उर्दू में भी शायद होने जा रही है। इंशाअल्लाह 1 से 2 माह के अंदर वो आपके हाथों में होगा और आप उर्दू कारीन जो उर्दू ज़बान को जानते हैं वो भी पढ़ेंगे और मुतफ़िज़ होंगे। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देते हुए आज की इस कड़ी को यहाँ ख़त्म करता हूँ। और उन तमाम लोगों का जवाब मिल गया जिन्होंने मुझे पिछले 2 दिनों में बेतरह फ़ोन किए। 22-23 फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए जिसमें ये गुजारिश थी कि मयंक पांडे जी की सीरीज़ को आप जारी रखें। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये 50 जो सच्ची कड़ियां हैं, सच्ची घटनाएं हैं, ये 50 के 50 एपिसोड होंगे और सिलसिले से होंगे। आज के लिए ये कड़ी आपकी नज़र। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।